अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लोरोफाइटा। ठीक है, तो क्लोरोफाइटा जो है इसको हम ग्रीन अलगा कहते हैं। ठीक है ना, इट इज़ ए ग्रीन अलगा। ठीक है, ग्रीन अलगा इट रिजेंबल्स टू द ग्रीन प्लांट। ठीक है ना, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके जो इसको रिजेंबल करवाते हैं ग्रीन प्लांट्स के साथ, तो वो हम देखेंगे अभी। तो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको जो है क्लोरोफाइटा का रिलेशन शो करते हैं, रिलेशन टू ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे थोड़े से देखते हैं इसके करेक्टर्स। तो सबसे पहले क्या है कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लोरोफाइटा जो ग्रीन अलगा है इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जो इसको रिजेंबल करवाता है ग्रीन प्लांट के साथ। और दूसरा है इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? क्लोरोफिल ए जो इसको रिजेंबल कराते हैं, ये पिगमेंट्स जो हैं क्लोरोफाइटा के अंदर भी पाए जाते हैं और ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए बी इसके अंदर डोमिनेंट पिगमेंट है, मतलब कि ज़्यादा मिकदार में ये वाले पिगमेंट पाए जाते हैं, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी यही पिगमेंट डोमिनेंट पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो क्लोरोप्लास्ट ये पिगमेंट जो होते हैं ये पिगमेंट लोकलाइज्ड हैं। दीज पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड। कहाँ पे लोकलाइज्ड है? इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जिस तरह प्लांट के अंदर ये पिगमेंट लोकलाइज्ड होते हैं, डोमिनेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रीन अलगा के अंदर भी ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं और लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि इनके अंदर ना स्टार्च होता है रिजर्व्ड फूड मटेरियल के तौर पर, स्टार्च एज रिजर्व फूड। तो जो हमारे अंदर हमारे पास ग्रीन प्लांट है उनमें भी स्टार्च ही रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 4 की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर सेलुलोज होता है। सेल वॉल के अंदर जो हमारे पास ग्रीन अलगा है इनके अंदर सेलुलोज होता है सेल वॉल के अंदर। ठीक है, जिस तरह के प्लांट्स के अंदर भी होता है, थोड़ी बहुत मिकदार इनके अंदर पेक्टिन की भी होती है, हेमिलोसेलुलोज की भी होती है, लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट जो है सब्सटेंस होता है सेल वॉल के अंदर वो सेलुलोज ही है, जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स। जिस तरह ग्रीन प्लांट्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट जो सेल वॉल का कंपोनेंट है वो सेलुलोज होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा रिलेशन हमने देखा क्लोरोफाइटा का ग्रीन अलगा का ग्रीन प्लांट्स के साथ। ठीक है, थोड़ा सा ये रिलेशन यहाँ पे हमने देखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके हैबिटेट की। तो उससे हैबिटेट से बात करने से पहले जो हम देखते हैं कि जो इसके मेंबर्स की थोड़ी सी बात करते हैं, जो ग्रीन अलगा के मेंबर होते हैं इसका थोड़ा सा स्टडी देखते हैं थोड़ी डिटेल के साथ। अच्छा, जो ग्रीन अलगा है ना ये मेंबर है किस ग्रुप के? ग्रीन अलगा मेंबर हैं किसके? क्लोरोफाइटा के। ठीक है, ठीक है, क्यों होते इसको ग्रीन अलगा कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट जो होती है ना, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है उसकी प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि ये डोमिनेंट में क्लोरोफिल जो है इसके अंदर डोमिनेंट है, दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रीन अलगा। क्लोरोफिल की डोमिनेंसी इसको ग्रीन अलगा का नाम देती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि और जो इसका ग्रीन कलर होता है ना ग्रीन अलगा का, इसका कलर ग्रीन होता है। क्यों? करेक्टरिस्टिक कलर इसका ग्रीन है क्योंकि क्लोरोफिल की डोमिनेंसी होती है इनके अंदर। ठीक है, तो जो क्लोरोफाइटा है थोड़ी सी डिफरेंस शो करता है, डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक अलगा। यूकैरियोटिक अलगा से थोड़ी सी डिफरेंस शो करता है। ये किस तरह शो करता है? क्योंकि ये स्टार्च जो बनाता है पायरेनॉइड के साथ एसोसिएशन में बनाता है। ठीक है ना, स्टार्च बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च इन एसोसिएशन विद पायरेनॉइड्स। बाकी जो हैं या तो उनके अंदर पायरेनॉइड्स एब्सेंट होता है, और अगर पायरेनॉइड्स
पाया भी जाएगा तो उसके अंदर स्टार्च की प्लेट्स, स्टार्च की एसोसिएशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये डिफ़र करता है दूसरे यूकैरियोटिक अलगा, रेस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक अलगा से। किस तरह डिफ़र करता है कि ये स्टार्च जो है वो पायरनोइड के साथ एसोसिएशन में बनाता है, और जो इनके जो मतलब कि जो इनका स्टोरेज प्रोडक्ट होता है ना, क्लोरोफाइटा का स्टोरेज प्रोडक्ट, वो कहाँ पे होगा? इसका मतलब है कि इसका स्टोरेज प्रोडक्ट होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। बाकी सारे यूकैरियोटिक अलगा का स्टोरेज प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है। तो वो अपना रिजर्व फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें कि जो इसके करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले इसका हैबिटेट आएगा। सबसे पहले इसके करैक्टरिस्टिक में हम इसका हैबिटेट देखते हैं कि क्लोरोफाइटा के मेंबर किस तरह का हैबिटेट शो करते हैं। तो ये बहुत डिवर्स ग्रुप है अलगा का, जिसके जो कि डिफरेंट टाइप का हैबिटेट शो करते हैं। ये तमाम किस्म के जो है हमारे पास इक्वेटिक बॉडीज़ के अंदर हम देखने को मिलते हैं क्लोरोफाइटा इक्वेटिक बॉडीज़ को इनहेबिट करते हैं। उसमें से कुछ जो होंगी वो मैरीन होगी, ठीक है। कुछ होंगी हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर ये पाए जाएंगे। तो और कुछ जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? ब्रैकिश वाटर, जहाँ पे मरीन और फ्रेश वाटर दोनों मिक्स होते हैं, ऐसे वाटर को हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जहाँ पे मॉइस्चर लेवल हमें देखने को मिलता है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी डोमिनेंसी की, तो ये फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेश वाटर के अंदर इनकी डोमिनेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेरीन, ब्रैकिश या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के मुकाबले में, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसके थैलस के स्ट्रक्चर को देखें, क्लोरोफाइटा के थैलस स्ट्रक्चर को देखें, किस तरह का इनके थैलस का स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो थैलस की डिफरेंट फार्म होती हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्टली अगर हम यूनिसेलुलर फार्म को देखें तो यूनिसेलुलर से ये स्टार्ट होती है, यूनिसेलुलर फार्म, ठीक है। कौन सी फार्म है वो? हमारे पास क्लेमाइडोमोनास, 2 फेमस यूनिसेलुलर फार्म है इसकी। इससे भी ज़्यादा होंगी लेकिन 2 ये वाली फेमस है, क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है हमारे पास क्लोरेला। जो क्लेमाइडोमोनास है ना, ये हमारे पास बायफ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजला होंगे इसके अंदर, विप्लैश टाइप फ्लैजला पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और जो क्लोरेला है ना वो किस तरह का होता है? ये ए फ्लैजलेटेड विदाउट फ्लैजला, इसके अंदर किसी भी किस्म का फ्लैजला नहीं पाया जाता। इसीलिए इनका ज़रा कंपैरिजन बता दिया जाता है कि एक ए फ्लैजलेटेड है और एक बाय फ्लैजलेटेड है। तो कौन कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों ही यूनिसेलुलर फार्म है क्लोरोफाइटा की, ठीक है। बी इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड फार्म, ये मल्टी सेलुलर फार्म भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर फार्म भी हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं, जिस तरह के हमारे पास है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ठीक है। और कुछ मल्टी सेलुलर कॉलोनियल फार्म भी होती है जिसमें एक एक सेल मिलके एक जेलेटिनियस मैट्रिक्स के अंदर, इस तरह एक मैट्रिक्स होती है, अंदर उसके सेल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह वो मिलके एक कॉलोनी बनाती है और इकट्ठे रहते हैं वहाँ पे उस जेली लाइक मैट्रिक्स के अंदर। तो उस कॉलोनियल फार्म को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? वॉलवॉक्स, ठीक है। अच्छा, जो कॉलोनी होती है ना वॉलवॉक्स की, ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कनोबियम कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इसके सेल वॉल की बात करते हैं क्लोरोफाइटा के। इसके अंदर किस तरह का सेल वॉल होता है? सेल वॉल की अगर हम इसकी बात करें, सेल वॉल किस तरह की पाई जाती है इनके अंदर? तो सेल वॉल मेनली जो मिलके बनी होती है वो सेलुलोज के साथ मिलके बनी होती है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके थे कि इसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी होती है, जस्ट लाइक प्लांट्स, जिस तरह प्लांट्स की सेल वॉल होती है ना, इनके अंदर हेमी सेलुलोज और पेक्टिन जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मिकदार में देखने को बहुत मॉडरेट मिकदार में देखने को मिलती है। मोस्ट अबंडेंट है सेलुलोज, थोड़ी सी हेमी सेलुलोज और रेयरली इसके अंदर पेक्टिन देखने को मिलेगी, ठीक है ना।
तो ओडोगोनियम के अंदर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो ओडोगोनियम है ना, क्लोरोफाइटा का मेंबर है ओडोगोनियम, इसके अंदर सेल वॉल काइटन से मिलके बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ओडोगोनियम की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, तो आपने कहना है इसकी सेल वॉल काइटन से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद फ्लैजला की अगर हम बात करें, इसके अंदर फ्लैजला किस तरह का देखने को मिलता है क्लोरोफाइटा के अंदर। फ्लैजला इसके अंदर बाय क्वाड्री और मल्टी यूनी बाय क्वाड्री मल्टी फ्लैजलेटेड फ्लैजला देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एक फ्लैजला हो सकता है, ठीक है, बाय फ्लैजलेटेड जिस तरह के हमारे पास है क्लैमिडोमोनास, ठीक है, क्वाड्री फ्लैजलेटेड, ये क्लैमिडोमोनास की जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे तब हम देखेंगे क्वाड्री फ्लैजलेटेड केस, और मल्टी फ्लैजलेटेड फ्लैजला इसके अंदर देखने को मिलता है। और फ्लैजला जो होता है ना, ये आइसोकॉन्ट होता है, मतलब इक्वल लेंथ के दोनों फ्लैजला होंगे। जिस तरह के ये क्लैमिडोमोनास का समझ लो आप केस है, एक सेल है उसके इस फ्लैजला निकल रहे हैं, तो इस तरह के फ्लैजला होंगे, बिल्कुल इक्वल साइज के फ्लैजला निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट किस तरह का होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसके अंदर वैरायटी पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के शेप की। जिस तरह के कप शेप क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो पाया जाएगा कप शेप क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो गिडल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, गिडल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये हम देखते हैं इसके अंदर यूलोथ्रिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर रेटिक्यूलेट शेप क्लोरोप्लास्ट देखें हम, रेटिक्यूलेट शेप क्लोरोप्लास्ट, तो ये किनके अंदर हम देखते हैं, ये हम देखते हैं ओडोगोनियम के अंदर, ठीक है, ठीक है। और स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखें, स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, तो ये देखते हैं स्पायरोगायरा के अंदर, ठीक है, स्पायरोजायरा या स्पायरोगायरा, इसके अंदर स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। क्लियर। तो उसके बाद क्या बात यहाँ पे थोड़ी सी हम कर लेते हैं इसकी पायरेनॉइड्स की, कि इनके अंदर पायरेनॉइड्स भी देखने को मिलते हैं, और पायरेनॉइड्स की एसोसिएशन होती है किसके साथ, स्टार्च के साथ, ठीक है ना। यही इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो करेक्टर देखा जाता है, जो बाकी यूकेरियोटिक अलगा से डिफर करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इनके अंदर डोमिनेंट पिगमेंट की बात मैंने पहले भी की थी आपके साथ, कि डोमिनेंट पिगमेंट कौन से होंगे, जस्ट लाइक प्लांट्स, इनके अंदर जो डोमिनेंट पिगमेंट होंगे वो क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल बी होंगे, ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही डोमिनेंट पिगमेंट है, और उसके अलावा इसके अंदर बीटा कैरोटीन जो है ये भी डोमिनेंट पिगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, रिजर्व फूड मटेरियल की भी हम बात कर चुके हैं कि इनके अंदर जो है वो रिजर्व फूड कौन सा देखने को मिलता है। तो रिजर्व फूड ये जो क्लोरोफाइटा के मेंबर है, ग्रीन अलगा है, ये रिजर्व फूड करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ दी स्टार्च की फॉर्म में ही करते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टार्च ये एसोसिएशन के साथ करते हैं, पायरेनॉइड्स के साथ ये एसोसिएशन में जो है स्टार्च की प्लेट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर रिजर्व फूड अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन स्टार्च एक इम्पोर्टेंट टर्म है, स्टार्च ज़्यादा यूज़ की जाती है, स्टार्च की टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अंदर रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह की देखने को मिलती है, ठीक है ना, क्लोरोफाइटा के अंदर। तो क्लोरोफाइटा के मेंबर्स जो हैं वो वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। वेजिटेटिव, ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके मेंबर शो करते हैं। तो हम देखते हैं कुछ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन से भी हो सकती है या फिर स्पोर फॉर्मेशन से भी हो सकती है। तो वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले वेजिटेटिव मीन से ही देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन, ठीक है।
कि वेजिटेटिव मीन से किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइटा के मेंबर शो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो होती है ना मोस्टली शो करती हैं रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोड्यूस करती हैं बाय सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले सेल डिवीजन हमें पता है सबसे पहले क्या न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद जब न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे, जिस तरह का एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर पहले एक न्यूक्लियस था, फिर माइटोसिस हुई और 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड किया माइटोसिस से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि क्लीवेज हुई साइटोप्लाज्म की, इस तरह साइटोप्लाज्म दरमियान से क्लीव कर गया। न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद दूसरा काम होता है सेल डिवीजन के अंदर क्लीवेज हुई है साइटोप्लाज्म की। और क्या होगा सेल डिवीजन जो होती है इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म दरमियान में से क्लीव कर गया और एक सेल से 2 सेल इस तरह बन गए, ठीक है, एक सेल था उससे 2 सेल्स बन गए, ठीक है। तो जो सेल डिवीजन होती है ना, ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का यूनिसेलुलर फार्म के अंदर। जो यूनिसेलुलर फार्म है उनके अंदर, यूनिसेलुलर फार्म के अंदर सेल डिवीजन जो है ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ सिनोनिमस किया जाता है, ठीक है ना, कि इसको सिनोनिम ले लिया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, ठीक है। मल्टी सेलुलर जो फार्म है ये इसके अंदर सेल डिवीजन ग्रोथ करवाती है, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर फार्म है इसके अंदर सेल डिवीजन क्या करवाती है, एक सेल से 2 सेल्स करवा देती है, रिप्रोडक्शन करवा देती है, ठीक है ना, नेक्स्ट बॉडीज़ को रिप्रोड्यूस्ड करवा देती है यूनिसेलुलर फार्म के अंदर। और सेल डिवीजन इन मल्टी सेलुलर फार्म क्या करवाती है, ग्रोथ, ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ करवा देती है, क्लियर। तो उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी फ्रेगमेंटेशन की, जो कि वेजिटेटिव मीन है, यहाँ पे ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी फ्रेगमेंटेशन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही पॉइंट था हमारे पास, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट हमने देखा था सेल डिवीजन, उसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सेकंड है इसके अंदर अब हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। अभी हम फ्रेगमेंटेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन किस तरह होती है। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस फॉर्म के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। मल्टी सेलुलर हो और फिलामेंटियस फॉर्म हो, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस फॉर्म्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। हाउ, क्योंकि वो पहले ही फिलामेंट जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना, लिविंग सेल से। जिस तरह के ये हमारे पास, हम एग्जांपल देख लेते हैं स्पायरोगायरा की, ठीक है ना। तो इस तरह जो है वो स्पायरोगायरा है, इस तरह जो है वो फिलामेंटियस फॉर्म हमें देखने को मिलती है। अब क्या होता है, ये जो काफ़ी ज़्यादा जो सेगमेंट हो सकते हैं या फिर एक सेगमेंट हो सकती है इस मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस फॉर्म की। तो क्या हुआ कि एक्सटर्नल कोई फोर्सेस या फिर फोर्सेस की वजह से या फिर कुछ जो है वो फ्रेगमेंटेशन जो होती है ना फिलामेंट की, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो सकती है, ठीक है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगी इसके ऊपर जिसकी वजह से फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, इनकी ब्रेकिंग हो जाती है। तो ये टूटेगा तो इस तरह एक सेल बन जाएगा ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला सेल बन जाएगा और एक ये वाला सेल बन जाएगा,
ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं जो ये किस तरह ये टूटते हैं, ठीक है ना, टूट के पूरा जो फिलामेंट्स है ये टूटेगा, ठीक है, या फिर फिलामेंट का एक पार्ट जो है वो ब्रेक करेगा, ठीक है ना, और उससे इस तरह के अलहदा अलहदा सेल हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये सेल हमारे पास आ जाएंगे तो ये डिफरेंट जो है वो हर फ्रेगमेंट जो है वो क्या करेगा, वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर पर काम करेगा। ईच फ्रेगमेंट, हर फ्रेगमेंट सर्व एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट, और ये नेक्स्ट जो है वो अपना पूरा थैलस बना लेगा, ठीक है ना। एक इसके अंदर रिपीटेड सेल डिवीजन होगी फ्रेगमेंट के अंदर, ठीक है ना, और रिपीटेड सेल डिवीजन से ये अपना एक न्यू थैलस बना सकता है। तो मोस्टली ये केस हम स्पायरो वगैरह के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन की भी बात होगी। नेक्स्ट अब हम बात करें अकाइनीड्स की, तो अकाइनीड्स से भी इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। अकाइनीड्स हमारे पास वन सेल्ड मॉडिफाइड रेस्टिंग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वन सेल्ड मॉडिफाइड रेस्टिंग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, क्लियर। तो अकाइनीट की बात करें तो कुछ साइंटिस्ट कंसिडर करते हैं इसको वन सेल्ड फ्रेगमेंट के तौर पर, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस में जो सेल्स जो होते हैं जो अपना पानी जो है वो अपने अंदर पानी जो है वो लॉस कर देते हैं, ठीक है, और कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इन सम कंडीशन सेल लॉस वाटर, ठीक है, और क्या करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट होकर ये ओवल और राउंडेड शेप के अंदर चले जाते हैं, ओवल और राउंड शेप के अंदर, ठीक है, ओवल और राउंड शेप के अंदर ये सेल चले जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होते हैं, इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है, दे हैव ए लॉट ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल होता है इन सेल के अंदर, ताकि ये जो है वो कोई बुरी कंडीशन आ रही है, कोई वाटर की जो है वो वाटर की स्कार्सिटी की कंडीशन आ रही है, ताकि वो उसको जो है वो विद स्टैंड कर सके, ठीक है ना। ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल्स हैं, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट है, थिक वॉल सेल वॉल इनके ऊपर होती है, थिक सेल वॉल इनके ऊपर आ रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो रहते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो इनको नाम दे दिया जाता है अकाइनीड्स, ठीक है, अकाइनीड्स का इनको नाम दे दिया जाता है। ये जो है ये या तो ये एक पूरा जो है वो फिलामेंट होगा अकाइनीड का, ठीक है, या तो ये पूरा फिलामेंट बनाएंगे, ठीक है, इस तरह एक पूरा फिलामेंट होगा, या फिर कोई एक अकेला सेल होगा, ठीक है ना, ये सिंगल सेल हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये विदस्टैंड करते हैं हार्म कंडीशन को, ये विदस्टैंड कर जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये एक वेजिटेटिव फिलामेंट भी हो सकता है या फिर एक अकेला सेल भी हो सकता है, ठीक है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन को विदस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो जो दूसरे वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन अकाइनीड सर्वाइव करते हैं। जब कोई हार्म कंडीशन आती है तो दूसरे वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं और अकाइनीड विदस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो अकाइनीड क्या करते हैं, ये दोबारा ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी अकाइनीड जर्मिनेट करेंगे और क्या बना देंगे, न्यू इंडिविजुअल बना देंगे। मतलब कि ये हार्म कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो है वो स्पीशी की सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फार्मेशन। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन के साथ किस तरह जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाई जा सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। सेल्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल
स्पोर्स, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स का उनको नाम दिया जाता है। हर स्पोर जो होता है ना वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, कि हर स्पोर जो है वो नेक्स्ट जाके एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है। इतनी इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं स्पोर्स की टाइप में, सबसे पहले है हमारे पास जू स्पोर्स, ठीक है। जू स्पोर्स, तो जू स्पोर्स कौन से स्पोर होते हैं? ऐसे स्पोर जो मोटाइल होते हैं। जू मीन क्या होता है? एनिमल, ठीक है। एनिमल मोटाइल होते हैं ना, इसी से आप याद रख सकते हो कि जू स्पोर भी क्या होते हैं? मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मोटाइल और नेक्ड एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर आर मोटाइल एंड नेक्ड एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बाय या फिर क्वाड्री फ्लैजिलेटेड कंडीशन भी पाई जाती है। तो अगर हम बाय फ्लैजिलेटेड कंडीशन देखेंगे और नेक्स्ट देखेंगे हम क्वाड्री फ्लैजिलेटेड। बाय फ्लैजिलेटेड के अंदर हम देख सकते हैं जूस्पोर क्लैमिडोमोनास, ठीक है। आगे है क्वाड्री फ्लैजिलेटेड। क्वाड्री फ्लैजिलेटेड के अंदर हम देखते हैं यूलोथ्रिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये मल्टी फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं जूस्पोर, ठीक है। मल्टी फ्लैजिलेटेड कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे पास ओडोगोनियम, ठीक है। ओडोगोनियम जूस्पोर्स होते हैं वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल्स से भी मिलके बनते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड होते हैं और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। दे आर मेड इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। जूस्पोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जूस्पोरेंजिया, ठीक है। जूस्पोरेंजिया का नाम दिया जाता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को, जूस्पोरेंजिया, ठीक है। जूस्पोरेंजिया हम कहते हैं। अच्छा, तो प्रोटोप्लास्ट होता है ना, ये डेवलप होता है एक सिंगल जूस्पोर के अंदर ओडोगोनियम के केस में, ठीक है। तो ओडोगोनियम का अगर हम केस देखें, इस तरह बनते हैं। हाउ जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड? तो इन ओडोगोनियम जो प्रोटोप्लास्ट होगा ये एक बना देगा जूस्पोर, ठीक है। एक सिंगल ही स्ट्रक्चर के अंदर क्लीव होकर ये जूस्पोर बना देगा, ठीक है। अच्छा, और यूलोथ्रिक्स का अगर हम केस देखें, यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या होता है कि ये डिफरेंट डिवीजन्स करके जूस्पोर बनाते हैं। डिफरेंट डिवीजन्स जो होती हैं ये जो होती हैं ये जूस्पोर बना देती हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो जूस्पोर होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। नेक्ड मास है प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है ना। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का होगा जूस्पोर्स का, ठीक है। तो ये जो जूस्पोर होंगे ये थोड़े टिनी होंगे, ठीक है ना, छोटे से होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नेक्ड मास है प्रोटोप्लास्ट का। नेक्ड मास है एक, मतलब कि एक बिल्कुल ही जिसके अंदर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्लियरली देख सकते हैं वो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो नेक्ड मास है प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लास्ट का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये इसके अंदर ना सिंगल न्यूक्लियस है, ओनली वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और कुछ एक आई स्पॉट हो सकता है। आई स्पॉट के अंदर कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो कि, और उसके अलावा कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस को जो होता है डिटेक्ट कर सकते हैं और लाइट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वन और मोर क्लोरोप्लास्ट, एक या एक से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लैजला जो होते हैं ना ये इक्वल लेंथ के हो सकते हैं, ठीक है ना। और इंटीरियर ये मोस्टली ये जो मैं बता रही हूँ ना ये जूस्पोर के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। फ्लैजला जो होगा वो आइसोकॉन्ट, मतलब कि इक्वल लेंथ के फ्लैजला होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मोस्टली फ्लैजला इस तरह इंटीरियर एंड जो होता है ना, जो जहाँ पे बॉडी की एंडिंग होती है वहाँ पे फ्लैजला देखने को मिलते हैं एंटीरियर एंड पे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हर जूस्पोर जो होता है ना, जब एवरी जूस्पोर जब जूस्पोर सबस्ट्रेट के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर आता है, कॉन्टैक्ट विद सबस्ट्रेट,
और फेवरेबल कंडीशन भी होती है, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ ही कॉन्टैक्ट के अंदर आता है और वहाँ पे कंडीशन जो है ना उस सबस्ट्रेट की वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये एक न्यू जो है वो ग्रीन अलगा के अंदर जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। जो ऐसी ये स्ट्रक्चर में आता है जो बिल्कुल पेरेंट के साथ रिजेंबल करता है वो प्लांट का स्ट्रक्चर, अलगा का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जूस्पोर की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा रैपिड मीन है मल्टीप्लिकेशन की ग्रीन अलगा के अंदर अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल है तो ये सारी कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट की बॉडी को प्रोड्यूस करवाया जा सके, ठीक है, जूस्पोर से। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे काइंड का स्पोर जो अलगा के अंदर पाया जाता है, वो है हमारे पास ए प्लेनोस्पोर। सेकंड है हमारे पास ए प्लेनोस्पोर्स, ठीक है। तो ए प्लेनोस्पोर कौन से स्पोर होते हैं? ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ए प्लेनोस्पोर आर नॉन फ्लैजिलेटेड। इसके अंदर किसी भी किस्म का फ्लैगला नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। और इनके अंदर जो वाल होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है ना, पेरेंट सेल वाल से, ठीक है ना। हैव ए वाल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पेरेंट सेल वाल। ए प्लेनोस्पोर जो होते हैं ना ये अबॉर्टिव जूस्पोर होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये फेल हो चुके हैं फ्लैजला प्रोड्यूस करवाने में, और अगर ये फ्लैजला प्रोड्यूस करवा देते हैं तो ये जूस्पोर ही हो सकते थे। लेकिन अब अबॉर्टिव जूस्पोर है कि जूस्पोर के अंदर ये कन्वर्ट ही नहीं हो सके, फेल हो गए हैं जूस्पोर के अंदर कन्वर्ट होने में, और जब फ्लैजला नहीं डेवलप करवा सके तो ये इनको ए प्लेनोस्पोर का नाम दे दिया गया। और सूटेबल कंडीशन में ये भी जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सी में अगर हम बात करें, सी में हमारे पास है ऑटोस्पोर्स, ठीक है। तो ऑटोस्पोर कौन से स्पोर्स होते हैं वो देखते हैं। तो ए प्लेनोस्पोर जो होते हैं ना ये ट्रीबॉक्सिया है ग्रीन अलगा, उसके अंदर हम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसकी एग्जांपल में ट्रीबॉक्सिया लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे है ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स भी ए प्लेनोस्पोर ही होते हैं। ऑटोस्पोर्स आर आल्सो ए प्लेनोस्पोर्स, ठीक है, जिनके अंदर सेम शेप होती है जिस तरह की पेरेंट्स की शेप होती है, ठीक है ना, सेम एज पेरेंट्स। दिखने में ये पेरेंट्स की तरह के ही लगते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि ये मोस्टली क्लोरेला के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लोरेला हमें पता है नॉन फ्लैजिलेटेड अलगा है, ठीक है ना, और यूनिसेलुलर फॉर्म है ये ग्रीन अलगा की। तो इसके अंदर ऑटोस्पोर देखने को मिलते हैं। ऑटोस्पोर जो होते हैं ना ये जो होते हैं ये पेरेंट सेल से ही मिलके बनते हैं, ठीक है ना, पेरेंट सेल से ही बनते हैं ये। पेरेंट सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन से ही बनते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद है हिप्नोस्पोर की अगर हम बात करें, हिप्नोस्पोर, ठीक है। तो हिप्नोस्पोर कौन से स्पोर होते हैं? थिक वॉल्ड ए प्लेनोस्पोर को थिक वॉल ए प्लेनोस्पोर को हिप्नोस्पोर का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अलगा के अंदर किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ग्रीन अलगा है उसके अंदर किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, और यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे क्लैमिडोमोनास की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लैमिडोमोनास के अंदर हम देखते हैं कि क्लैमिडोमोनास के अंदर ना ये गैमेट की फॉर्मेशन से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमिडोमोनास टेक प्लेस बाय गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट की फॉर्मेशन से जो क्लैमिडोमोनास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। तो गैमेट दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। जो क्लैमिडोमोनास दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। एक है हमारे पास जिम्नोगैमेट्स, ठीक है, और दूसरे गैमेट्स हमारे पास होते हैं क्लिप्टोगैमेट्स, ठीक है, क्लिप्टोगैमेट्स। क्लियर। तो अगर हम जिम्नोगैमेट्स की बात करें तो जिम्नोगैमेट्स नेक्ड गैमेट्स होते हैं, ठीक है ना, कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, विदाउट सेल वॉल,
इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। जिम्नोगैमेट्स आर दी नेक्ड गैमेट्स, ये नेक्ड गैमेट्स होते हैं, दे आर विदाउट सेल वॉल, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास क्लिप्टोगैमेट्स। क्लिप्टोगैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर लेयर होती है सेल वॉल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल की एक प्रॉपर लेयर होती है। दे हैव सेल वॉल लेयर आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रॉपर लेयर होती है इनके अंदर सेल वॉल की, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमिडोमोनास, तो आइसोगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। आइसोगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। इट मीन्स के जो होती है ना, दो जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। टू फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर। लॉजिकली सिमिलर गैमेट्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर वाइज साइज वाइज ये गैमेट्स सेम होते हैं, ठीक है ना। अब ये गैमेट्स को आपने फ्यूज़ करवाना होता है नेक्स्ट, ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं इन गैमेट्स की फॉर्मेशन की यहाँ पे, कि ये गैमेट्स किस तरह बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ दीज गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो गैमेट्स जो होते हैं ना ये इसी इनकी फॉर्मेशन सेम है जिस तरह के जूस्पोर की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ दीज गैमेट्स आर सेम एज जूस्पोर। जिस तरह जूस्पोर की फॉर्मेशन होती है इसी तरह ही इन गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। क्लेमिडोमोनास जो होता है ना अपना फ्लैजला लॉस कर देते हैं। क्लेमाइडोमोनास इनके अंदर हम जूस्पोर की गैमेट्स की फॉर्मेशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गैमेट बनाने के लिए क्लेमिडोमोनास अपना फ्लैजला जो होते हैं ना ये लॉस कर देते हैं, ठीक है ना। जब फ्लैजला लॉस कर देते हैं तो अब ये ऑब्वियसली नॉन मोटाइल हो जाएंगे और नॉन मोटाइल बन जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये अपना कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी लॉस कर देते हैं। लॉस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये अपना वैक्यूल भी लॉस कर देते हैं। और इनका जो प्रोटोप्लास्ट है ना ये माइटोटिक डिवीजन करवाता है। देयर प्रोटोप्लास्ट क्या करवाएगा, माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस होती है इनके प्रोटोप्लास्ट के अंदर। देयर प्रोटोप्लास्ट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन करवाएगा प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद ये गैमेट प्रोड्यूस, माइटोटिक डिवीजन करवाने के बाद गैमेट बन जाते हैं। तो सबसे पहले गैमेट बनाने के लिए क्या किया उसने, अपना फ्लैजला लॉस किया, नॉन मोटाइल हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लॉस कर दिया, ठीक है। अपना प्रोटोप्लास्ट जो था उसको माइटोटिक, उसके अंदर माइटोसिस करवाई है, प्रोटोप्लास्ट को डबल करवा के अब हमारे पास गैमेट्स आ गए हैं। अब क्या होगा, पेरेंट सेल जो होगा ना ये रप्चर होगा और गैमेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब पेरेंट सेल रप्चर हो गया है। अब यहाँ पे क्या हमने देखा कि पेरेंट सेल के रप्चरिंग से पहले जो है ना जो गैमेट्स थे ना इन्होंने दो फ्लैजला अपने अंदर डेवलप करवा लिए थे। जब इसने प्रोटोप्लास्ट को मल्टीप्लाई किया था तभी इसके अंदर फ्लैजला डेवलप करवा लिए गए थे। तो अब बाय फ्लैजिलेटेड गैमेट यहाँ पे रिलीज्ड होंगे, बाय फ्लैजिलेट गैमेट यहाँ पे रिलीज्ड होंगे, ठीक है ना। जो कि जूस्पोर के ही सिमिलर होंगे लेकिन थोड़े स्मॉल होंगे। जो गैमेट होंगे ना समहाउ स्मॉल होंगे किससे, जूस्पोर से। जूस्पोर के सिमिलर होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं, सिमिलर टू जूस्पोर बट समहाउ स्मॉलर देन जूस्पोर, ठीक है ना, स्मॉलर होते हैं जूस्पोर से, ठीक है। तो किस तरह ये प्रोसेस होता है थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो अब क्या होता है कि ये इस तरह ये हमारे पास आएंगे गैमेट्स, ठीक
ठीक है, 2 गैमेट है, एक जैसे साइज़ के शेप के होते हैं, ठीक है ना, ये गैमेट्स जो होते हैं। अब क्या होगा, अब ये सिमिलर होते हैं क्योंकि आइसोगैमी हो रही है ना, सिमिलर गैमेट्स की फ्यूजन है, तो ये क्या होंगे, ये फ्यूज्ड होंगे, ठीक है ना, अपने इंटीरियर एंड से। जो ये वाला एंड है जहाँ पे फ्लैजला लगा है, ये ओब्वियसली इनका इंटीरियर एंड है, तो यहाँ से ही ये फ्यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इस तरह। अब दोनों एक जैसे हैं क्योंकि आइसोगैमी हो रही है, तो इस तरह ये फ्यूज़ कर जाएंगे दोनों गैमेट्स, ठीक है। और इंटीरियर एंड से ये इस तरह फ्यूज़ करके क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट बना देंगे। तो 2 आइसोगैमेट से इन्होंने फ्यूज़ किया, फर्टिलाइजेशन की, तो क्या बन गया, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट हमारे पास आ गया। अब क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट आ जाएगा हमारे पास इस तरह, ये ले जी, ये आ गया हमारे पास क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट। अब क्या होगा कि नाउ जाइगोट क्या होगा, अपने फ्लैजला ये लूज़ कर देंगे। ये अब इन जो जाइगोट है इसलिए भी अपना फ्लैजला जो है वो इस तरह हमारे पास आया था, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट। ये 2 3 4 फ्लैजला हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट ने अपना फ्लैजला लॉस किया और थिक वाल जाइगोस्पोर बना दिया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, थिक वाल जाइगोस्पोर, ठीक है ना। ये जो है ना, ये क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट नहीं है, ये फ्यूजन की ही एक टर्म है। जब इनके अंदर फ्यूजन हो रही थी, ये हमारे पास है, जो ये बनाया ना स्ट्रक्चर मैंने, ये है क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट, ठीक है। तो ये जाइगोस्पोर इसने बना दिया, ये क्योंकि इसने लॉस किया है फ्लैजला, ये 4 फ्लैजला लॉस करके एक थिक वाल्ड जाइगोस्पोर हमारे पास आ गया है। अब ये जाइगोस्पोर के अंदर होनी है मियोटिक डिवीजन, क्योंकि ये 2n है ना, 2n था, ठीक है ना, ये 1n था, ये भी 1n था, ये दोनों 1n फ्यूज़ कर रहे हैं। अब ये 1n फ्यूज़ करके 2n क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट आ गया। क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट ने अपना फ्लैजला लॉस किया और जाइगोस्पोर थिक वाल जाइगोस्पोर हो गया, जो भी 2n है। अब इसके अंदर होगी मियोसिस। अब इसके अंदर मियोसिस होगी तो क्या होगा, 4 मियोस्पोर्स बन जाएंगे, जहाँ पे 1 2 3 4 मियोस्पोर बन गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास हप्लॉइड मियोस्पोर बने हैं, ठीक है। जब अब क्या होगा कि सूटेबल कंडीशन को देखते हुए जो ये जाइगोस्पोर है ना, इसके अंदर मियोस्पोर बने हुए, तो जाइगोस्पोर की वाल जो है वो इस तरह रप्चर कर जाएगी और मियोस्पोर जो होंगे वो वहाँ से रिलीज कर जाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये मियोस्पोर जो थे ना, इनके ऊपर फ्लैजला थे, ठीक है, इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया जाता है, ज़ूमियोस्पोर, ठीक है। ज़ूमियोस्पोर मियोस्पोर जो होते हैं अपने अंदर फ्लैजला डेवलप करते हैं, इनको ज़ूमियोस्पोर का नाम दे दिया जाता है। जाइगोस्पोर की वाल रप्चर हुई तो ये ज़ूमियोस्पोर इसमें से निकल गए। लो जी, 4 ज़ूमियोस्पोर हमारे पास बाहर आ गए हैं, ठीक है, सूटेबल कंडीशन में, ठीक है। अब ये ज़ूमियोस्पोर जो होते हैं ये नॉर्मल साइज़ में डेवलप करते हैं और हप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। हप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कौन सा, ऑब्वियसली क्लैमिडोमोनास, ठीक है। ये ज़ूमियोस्पोर ने इस तरह एक हप्लॉइड क्लैमिडोमोनास की तरह बिहेव करने लग जाना है एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर इसी तरह ही फ्यूजन होनी है, 2 आइसोगैमेट्स की फ्यूजन हो गई, फिर क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट बनेगा। जाइगोट ने अपने फ्लैजला चारों लॉस कर देने हैं और फिर थिक वाल जाइगोस्पोर बना देना है। जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होनी है, क्योंकि ये 2n था तो मियोसिस से मियोस्पोर बनने हैं। मियोस्पोर के अंदर क्योंकि 2 फ्लैजला होते हैं तो इनको ज़ूमियोस्पोर का नाम देते हैं। मोटाइल होते हैं ये, एक स्पेसिफिक कंडीशन में जाके सूटेबल कंडीशन में जाके जाइगोस्पोर की वाल रप्चर कर जानी है। इस तरह ज़ूमियोस्पोर ने बाहर आ जाना है सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरने के बाद। इन्होंने फिर एक हप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्लैमिडोमोनास का नाम देते हैं उसके अंदर इन्होंने डेवलप कर जाना है, ठीक है। तो आई होप्स हो कि आपको क्लैमिडोमोनास की और क्लोरोफाइटा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।